गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज 2 अक्टूबर के दिन आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर के दिन मैंने सोचा फिर अपने मन की कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज पहले तो मुझे कुछ लाइन्स याद आई अपने बचपन में, जो एक गाने के ज़रिए गुनगुनाया करती थी कि आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान, आज के दिन 2 फूल खिले थे जिससे महका हिंदुस्तान। आज सिर्फ गांधी जयंती ही नहीं, लाल जयंती भी है ना। क्योंकि गांधी जयंती के नाम से तो हमें 2 अक्टूबर की छुट्टी मिलती है। अब जैसे आप जानते ही हैं कि मैं बैंकर हूँ और आज मुझे छुट्टी मिली हुई है और घर में हूँ, इसलिए आज मैंने गांधी जी पर और लाल बहादुर शास्त्री जी पर कुछ पढ़ा। तो क्योंकि जब मैं कुछ पढ़ती हूँ तो मैं अपने सहेलियों के साथ साझा ज़रूर करती हूँ, है ना। तो फिर मैं आ गई हूँ आपके साथ अपने विचार साझा करने कि आखिर आज मैंने क्या सोचा, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है गांधी जी के लिए और लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए। ठीक, तो आज सुबह जब मैं पढ़ रही थी, अब देखिए होता क्या है, ये जो दिन होते हैं, ये जो दिवस होते हैं, ये जो जयंतियाँ होती हैं, ये हमें याद दिलाने के लिए होती हैं कि कुछ ऐसे महान लोग, कुछ ऐसे हमारे महान पूर्वज या कुछ ऐसी महान आत्माएं पहले जन्म ले चुकी हैं जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, ताकि इनको एक नियमित समय पर या नियमित तारीख पर आप कम से कम उनकी अच्छाइयों को एक बार दोहराएं ज़रूर, एक बार याद ज़रूर करें। तो हाँ, जब मैं आज सुबह एक पुस्तक पढ़ रही थी, एक किताब पढ़ रही थी, ये बुक मैं पढ़ रही थी, तो इसमें एक योगी की आत्मकथा है। इसमें एक योगी जी हैं जो अपने जीवन यात्रा के दौरान एक बार गांधी जी से मिले, और इस किताब में उन्होंने अपने अनुभव गांधी जी के साथ के जो भी उनके अनुभव थे उन्होंने शेयर किए हैं। तो जब मैंने आज पढ़ा तो कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में क्लिक की, जिस पे फिर मैंने सोचा, ठीक है, और अब वही अपने विचार, क्योंकि है ना माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहला इसमें ये उनका अनुभव था कि जब ये योगी महाराज पहुँचे महात्मा गांधी जी से मिलने, तो उस दिन महात्मा गांधी जी का मौन व्रत था। वो हर सोमवार को मौन व्रत रहते थे, तो जिस दिन ये पहुँचे उस दिन सोमवार था, तो उनका मौन व्रत था। तो क्योंकि अब इतनी महान आत्मा थे और फिर गांधी जी से मिलने पहुँचे थे, तब भी गांधी जी ने मौन व्रत नहीं तोड़ा। 2 पॉइंट, पहला तो मौन व्रत थे, दूसरा कि इतने महान पुरुष के पहुँचने पर भी गांधी जी ने मौन नहीं तोड़ा। 2 चीज़ें मुझे क्लिक की। अब जैसे पहले बात तो जैसे हम लेडीज़ बदनाम हैं बहुत बोलने के लिए, हम लोगों पे बहुत जोक्स भी बनते हैं कि अगर 3 लेडीज़ को एक जगह बिठा दो तो ये लोग चुप नहीं रह सकती, और वो चुप है तो समझ लो वो जोक है हमारे ऊपर। तो पहली बात जो आज इस 2 अक्टूबर के दिन आप सबसे कहना चाहूँगी कि थोड़ा थोड़ा मौन अपने जीवन में ज़रूर लाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही पूरा दिन का शुरू कर दें, ठीक है, नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी आधे घंटे, 1 घंटे, जितना आप कर पाओ। हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार, 6 महीने में 1 बार, जब भी आप कोशिश करो, जब भी आपको टाइम लगे, तो थोड़ा, इससे क्या होगा, आपकी जो इंद्रियां हैं उनमें थोड़ा कंट्रोल आएगा। आप जब 1-2 दिन ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना मौन रहने की, तो फिर धीरे धीरे आपके बिहेवियर में ये आ जाएगा कि जब भी आपको किसी को कुछ जवाब देना होगा तो आप एक बार पहले सोचोगे, तुरंत नहीं, तो एक ठहराव सा आएगा आपके नज़रिए में, आपके व्यवहार में। तो पहला तो जो उनके वो गांधी जी उस दिन मौन थे, तो मैंने ये सीखा कि हाँ, हम लेडीज़ को भी अब थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए। मौन को थोड़ा तो अपना ही सकते हैं हम, ठीक है। हमारे अंदर भगवान ने कुदरती कुछ दिए हैं लक्षण, जिनको हम उतना नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है।
अपने आप में हम ज़रूर सुधार करेंगे। हाँ, आज मैंने सुबह से 5 घंटे मौन में रही हूँ, और अब क्योंकि वीडियो बनाना था, आप लोगों से बात करनी थी, तो मैंने कहा चलो अब आज के लिए 5 घंटे ही काफ़ी हैं। बाकी अब अपनी सहेलियों से, अपनी सखियों से बात कर लेती हूँ कि पहला पॉइंट है आज 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी से हमारी सीख कि हमें मौन रहना है, अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा मौन को स्वीकारना है। और दूसरी मेरी सीख इसी बात से कि जब वो इतने महान पुरुष उनके यहाँ पहुँचे, चाहते तो गांधी जी कह देते ना कि चलो आज मंडे है, कोई बात नहीं। जब इतने महान पुरुष हमेशा तो आते नहीं है, हमारे जीवन में 1 या 2 बार ही हमारे ऐसा नसीब आता है कि कुछ ऐसे महान लोग हमारे घर आते हैं, और उसमें भी हमारा मौन व्रत। तो जैसे अब हम लेडीज़ का देखा जाए, कोई कहीं पार्टी है, फंक्शन है, हमारा कोई व्रत है, लेकिन सोचते हैं अरे छोड़ो अगले सोमवार को व्रत रह लेंगे, ये सोमवार रहने देते हैं, पार्टी में जाना है। मतलब सब ऐसा नहीं करती हैं, हाँ, सब बुरा मत मानिएगा, ठीक है। लेकिन एक वो रहता है कि हम लोग थोड़ा एक्सक्यूज़ ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से, अपने बनाए हुए नियम को हम खुद ही उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने ये सीखा कि उनका जो वचन था तो वो वचन था। अगर उन्होंने खुद से ही तो वादा किया था कि मैं सोमवार को नहीं बोलूँगा, लेकिन कितनी भी परिस्थितियाँ आ गई, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। अगर जैसे आज मैंने भी कोशिश की थोड़ी सी, जब मैं 5 घंटे का रही तो मुझे पहले नहीं पता था कि हमारे योगा क्लास में एक बहुत ही विशिष्ट टीचर आने वाले हैं। तो लेकिन जब मुझे पता चला, लेकिन उसके पहले मैं ये कमिटमेंट कर चुकी थी कि मैं 5 घंटे नहीं बोलूँगी। तो फिर मैंने कोशिश की गांधी जी के पथ पर चलने की, सीखने की कि हाँ आज मैं नहीं ही बोलूँगी। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं या किसी सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में होते हैं जिनसे हम हमेशा मिलते हैं, तो ये क्रिया करना बहुत ही आसान होता है कि हम नहीं बोलते हैं। लेकिन जब हमें कोई ऐसा अचानक मिलता है जिससे हमारा मन करता है कि हम अपनी बातें कहें, अपनी बातें करें, लेकिन फिर भी हम अपने आप को रोक पाते हैं। असली परीक्षा हमारी वहीं होती है। तो आज मैंने कोशिश की है, ठीक है। ये अब हाँ, इस पे भी एक नोट नीचे लिखा रहता ना, टर्म एंड कंडीशन, कि ऐसा भी नहीं कि आप मतलब अचानक आपने ना बोलने की कसम खाई है और फिर अचानक कुछ ऐसी विपदा आ जाए आपके ऊपर कि आप ना बोलें। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप अंधेरे में जा रहे हैं, किसी खड्डे में गिर गए, अगर अब आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी ना, आपको बुलाना पड़ेगा किसी को कि आओ मुझे निकाल लो, है ना। तो उस दौरान नो इफ एंड बट, भैया हेल्प मांग लेना किसी से कह देना कि हमको निकाल लो आके, तो वो आपको निकाल ले जाएगा। उस समय मौन व्रत मत रहना, है ना। तो कहते हैं ना, वो टर्म एंड कंडीशन सब जगह होती हैं। तो पहले तो फॉलो करिए, हर जो भी नियम आप अपने लिए बनाइए, पूरी गंभीरता से उन नियमों को लीजिए और पूरी गंभीरता से अपने आप ऊपर लागू करिए। लेकिन कभी कभी जब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हों कि जिनमें आपका बस ना हो, तो हाँ बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनिए। फ्लेक्सिबल बनने में ही हमारी समझदारी है। तो ये एक ही घटना से 2 पॉइंट जो मैंने आज सीखे, ठीक। अब तीसरा पॉइंट, वो जब योगी जी उनके यहाँ, इस कहानी में योगी जी जब उनके यहाँ भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने गांधी जी की जो थाली देखी, उसमें खाना था अधिकतर कच्चे फल, कच्ची सब्जियाँ, ठीक है, और नीम के पत्ते की चटनी। हम लोगों से नहीं हो सकता, मुझसे तो अभी तो नहीं। हाँ मतलब मेरे पापा जी करते हैं, ससुर जी, लेकिन अभी मुझसे नहीं ऐसा हो सकता। तो खाने पीने के लिए, लेकिन हाँ क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और गांधी जी से कुछ सीखना है, तो मैं ये सीखूंगी कि हाँ कोशिश ज़रूर करूँगी धीरे धीरे कच्चे फल, कच्ची सब्जियाँ और इस तरह के आहार को अपने अंदर सम्मिलित करने की। क्योंकि पहले पॉइंट से हमने इंद्रियों में तो कंट्रोल करना सीखा, ठीक है, लेकिन आहार, कहते हैं ना जैसा आहार वैसा विचार, तो आहार को भी काफ़ी हद तक हमें सही करना है। हम सबको पता होता है कि हमें क्या खाना चाहिए, है ना। अगर कोई कहे एक सेब खा लो या एक समोसा खा लो, तो हम लोग समोसा पहले ले लेंगे, सेब कहेंगे अच्छा बाद में ले लेंगे, ठीक है ना। तो पता हम सबको है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम सुनते कहाँ हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, तो थोड़ा सा मतलब अपने डाइट कॉन्शियस होइए, थोड़ा सा खान पान पे भी ध्यान दीजिए। गांधी जी ऐसे ही नहीं स्लिम ड्रिम थे, ठीक है। अब कितना
महात्मा गांधी बोलते हैं उनको। महात्मा यानी महान आत्मा, यानी छोटी छोटी चीज़ें जो हम सीख सकते हैं। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सब बहुत जानते हो, सत्य, अहिंसा, ये सब चीज़ें, साफ सफाई। लेकिन जो इस पुस्तक में जो मैंने कहानी पढ़ी और कहानी से जो मैंने घटनाएं पढ़ी, उनसे जो मैंने सीखा, तो बस मैं वही विचार आपके साथ साझा कर रही हूँ। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट। पहले पॉइंट में हमने अपने इंद्रियों के लिए सीखा, दूसरे पॉइंट में हमने अपने आहार के लिए। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा है कर्म से संबंधित। कर्म से संबंधित गांधी जी ने उनसे जब डिस्कशन किया योगी जी से, तो उन्होंने 2 तरह के कर्म, दैनिक कर्म बताए। पहला कर्म बताया उन्हें पितृयज्ञ, दूसरा बताया नृप यज्ञ। पितृयज्ञ यानी पितरों से संबंधित, यानी जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके बड़े हैं, उनसे संबंधित जो आपके कर्म होते हैं, वो आपको कर्म करने चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से। दूसरा नृप का कर्म, यज्ञ, यानी ये यज्ञ जो हमें अपने समाज के लिए करने चाहिए, हमें अपने खुद के लिए करने चाहिए, अपने वर्तमान को सही करने के लिए करना चाहिए। अब जैसे अगर पितृयज्ञ के बारे में मैं अपनी समझ ही बता रही हूँ आपको, देखिए कोई मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं विशेषज्ञ हूँ बहुत ही, लेकिन जो मेरी फीलिंग है सिर्फ आज मैं इस वीडियो में वही शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ठीक है, पहला जो कहते हैं ना कि माँ बाप के कर्म बच्चे भोगते हैं और जो बच्चे करते हैं उनका असर माँ बाप पे होता है। तो जो पितृयज्ञ है, जाहिर सी बात है, वो हमें अपने पूर्वजों को, अपने बड़ों को धन्यवाद की भावना से भरने के लिए है, और जो अब हमारे बीच नहीं है उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए है। और ईश्वर से, जैसे इस समय पितृ पक्ष चल रहे हैं, तो सब पितरों को क्या कहते हैं, पूजा पाठ और ये सब खाना पीना चलता है। तो ये हमें यही सिखाता है कि जो हर आत्मा, भले वो हमारे साथ है या हमारे साथ नहीं है, वो हर आत्मा उतनी ही अहम है, उतनी हुई अभी भी हमसे जुड़ी हुई है जितने कि हम खुद। तो प्रतिदिन, दिन में चाहे 1 मिनट ही सही, अपने पूर्वजों के प्रति अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाएं, पितृ यज्ञ करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हर वो ऊर्जा, हर वो आत्मा जो इस ब्रह्मांड में है, उसे मोक्ष प्रदान करें। और दूसरा नृप यज्ञ, यानी समाज के प्रति आपका दायित्व, समाज के प्रति जो ऐसे लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, और उनकी मदद आपको करनी चाहिए किसी भी रूप में, छोटे छोटे रूप में या बड़े रूप में, जिस रूप में आप सक्षम हैं उस रूप में मदद ज़रूर करें। समाज का एक अंग हैं आप, तो इस समाज को कुछ ज़रूर दें। समाज ने बहुत कुछ दिया है आपको, थोड़ा सा तो रिटर्न गिफ्ट आपकी तरफ से बनता ही है, तो कुछ समाज के लिए ज़रूर करें। तो ये थी मेरी आज की अपने मन की बात, है ना, जो मैंने आपसे शेयर की। पहला, दूसरा खाना कि कैसा होना चाहिए, और तीसरा पितृयज्ञ और नृप यज्ञ। ठीक है, तो अब मेरे अपने विचार थे जो मैंने अपने कहे आपसे, आपके साथ शेयर किए, क्योंकि आप सब मेरी अपनी हैं। और अब आप भी अपने विचार मुझे ज़रूर बताएं यहाँ नीचे कमेंट कर करके। और जो अभी नए हैं इस चैनल में, जो आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे, ताकि मैं आपके साथ अपने मन की बात खुलकर कर सकूं। और अभी तक तो क्योंकि जैसे चैनल नया ही है, तो मैंने बहुत बस वीडियो बनाया और डाल दिया, लेकिन हाँ, कल मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है। अब अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने कुछ कैटेगरी बना दी है, जिसमें सेक्शन वाइज आप देख सकते हो। जैसे अब मैंने ये आज मन की बात में माय पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो उसमें एक प्लेलिस्ट ये भी बनाई है माय पॉइंट ऑफ व्यू में, जिसमें मैंने पहले हनुमान जी के बारे में बोला था, फिर मैंने गणेश जी के बारे में बोला था, फिर कृष्ण जी के बारे में बोला था, और आज मैं बोल रही हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के बारे में जो भी मैंने अभी तक अपने विचार रखे हैं, तो उनको वहाँ पे जाके ज़रूर देखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जयंती में दोनों को याद करना है। अभी मैंने सिर्फ हाँ एक बात कही है, चलो वीडियो थोड़ा और बड़ा करती हूँ। अब दूसरी बात तो मैं बताना ही भूल गई आप लोगों से। मार्केटिंग यही कह रहे ना कि गांधी जयंती, तो गांधी जयंती पे ही मैं बोली, लाल जयंती पे नहीं बोली, जबकि वीडियो बनाने से पहले था मेरे दिमाग में लाल जयंती। होता है सबसे। चलो अब मैं बोल देती हूँ, जब जागो तब सवेरा। तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे। शालीनता और समाज के प्रति उनका अपार प्रेम। उनके लिए भी एक घटना मैंने कल ही पढ़ी। क्योंकि जैसे बैंकर हूँ तो बैंकर वाला पॉइंट तो मैं सबसे पहले बताऊंगी। लाल बहादुर शास्त्री जी हमेशा अपने पैसों पे ही क्या कहते हैं बच्चों की परवरिश, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराते थे। उन्होंने कभी सरकारी सहयोग का कभी फ़ायदा नहीं उठाया। तो उनके बच्चे हमेशा क्या कहते हैं रिक्शे से जाते थे स्कूल। उनके पास कार नहीं थी, जबकि उनके जो नीचे पद पर ओहदे पर लोग थे उनके पास कार थी, उनके पास लेकिन कार नहीं थी। तो जब बच्चे घर आके कहेंगी अब हमारे पास कार नहीं है, पिताजी देखिए वो सब कार से जाते हैं, आपको भी कार ले लेनी चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, 5,000 रुपये का कार लोन लिया। जो भी उनके पास पैसे थे डाउन पेमेंट करके 5,000 रुपये देकर बैंक से 5,000 रुपये का लोन बैंक से लिया, और वो हमेशा उसी किस्तें टाइम पर बैंक को देते रहे, पहली। और दूसरा, जब उनके मरने के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं हम इनका ये लोन माफ़ कर दें, तो उनकी पत्नी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पति ने अपने स्वाभिमान के लिए लोन से कार ली थी, तो मैं इसी किस्तें मैं अदा करूँगी, प्लीज़ आप इसे माफ़ ना करें। तो अगले 4 साल तक जो उनको पेंशन मिलती थी उनकी वाइफ को, उससे उन्होंने किस्तें भरी। कितनी बड़ी बात है ना। लेकिन आजकल अपनी किस्तें तो भरते नहीं लोग, दूसरों की माफ़ करा जाते हैं। ठीक है, यहाँ मेरा इंडिकेशन किसी की तरफ नहीं है, लेकिन इस भाव को मैं बहुत अच्छे से समझ पाई क्योंकि एक बैंकर हूँ, और आई होप आप सब भी समझ पाओगे जब उनके बारे में और पढ़ोगे। तो ये तो मैंने पढ़ा, अब आपकी बारी है। आज पूरे दिन में कुछ ना कुछ ज़रूर, किताबों से, वीडियो से, कहीं से भी कुछ ऐसी पॉजिटिविटी पढ़ें ज़रूर, और उसको अपनाने की कोशिश भी करें। मैंने एक छोटा सा अंश ही रखा है अपने विचारों का, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरे विचार थे। क्योंकि हम सब बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड में क्लिक कर जाती हैं और हमेशा के लिए वो आपके मन में घर कर जाती हैं, वो आपके साथ रह जाती हैं। बाकी तो होता बहुत कुछ है हमारे साथ, दिन बीतते चला जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जब हमारे साथ होती हैं, उनको हम अपने दिल के किसी कोने में रख लेते हैं, तो उनसे हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। महत्वपूर्ण सीखना है, खुद को कल से बेहतर बनाना है। तो आज के दिन 2 अक्टूबर के दिन इन दोनों महापुरुषों के बारे में ज़रूर कुछ 1-2 अच्छाइयाँ पढ़ के और उनको अपना के इस दिन को सार्थक बनाना है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी 2 अक्टूबर दोनों महापुरुषों के लिए। थैंक यू सो मच।